चेतन भारत लर्निंग में आप सभी का स्वागत है और आपका स्वागत है आज के विषय में जो है भारत की कर व्यवस्था। अब देखिए, कर व्यवस्था का जो विषय है वैसे तो वो राजकोषीय नीति का ही हिस्सा है। राजकोषीय नीति, जैसा कि आप जानते हो, भारत की कर व्यवस्था और व्यय व्यवस्था का ही उल्लेख होता है। परंतु कर व्यवस्था अपने आप में ही एक इतना व्यापक विषय है कि इसे हम अलग से कर रहे हैं। इसे मैं राजकोषीय नीति भाग 3 नहीं करवा रहा, क्योंकि कर व्यवस्था अपने आप में ही एक पूरा व्यापक विषय है। ठीक है। अब कर व्यवस्था भारत की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा भारत की सरकार अपनी आमदन जमा करती है, जिसके हिसाब से, जिसके अनुरूप वह अपनी व्यय प्रणाली संचालित करती है। ठीक है। तो कर व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत सरकार के पास आमदन का यह बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है। चलिए, और एक और चीज, कर व्यवस्था के द्वारा भारत की पूरी अर्थव्यवस्था भी संचालित होती है ना। तो ये दो चीजें हैं जिनके कारण कर व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसको हम पूर्णतः समझेंगे आज, और इससे सवाल पूछना बनता ही बनता है, आपकी चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा। ठीक है। तो चलिए कर व्यवस्था की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं, एक बार नजर डालते हैं आज के विषय की विषय सूची पे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे भारत की कराधान प्रणाली क्या है, कि कर कैसे लगाए जाते हैं, कौन से प्रकार के कर होते हैं, और भारत की सरकार, राज्य सरकारों के पास ये जो कर लगाने की शक्ति है ये कहां से आती है, यह हम देखेंगे। फिर कराधान से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिनका परिचय आपको होना चाहिए, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं बहुत सारी परीक्षाओं में। तो यह अवधारणाएं आपको पता होनी चाहिए, तो वो हम देखेंगे। फिर आप जैसा कि जानते हो कि भारत में जितने भी कर हैं सबको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होते हैं प्रत्यक्ष कर और दूसरे होते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर प्रणाली क्या है भारत में, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली क्या है, वो हम जानेंगे। और जब हम अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के बारे में बात ही कर रहे होंगे, तो भारत में सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। तो इसको हम समझेंगे। ठीक है। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं भारत में कराधान प्रणाली से। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, देखिए, कि कर की परिभाषा क्या है, कर क्या होते हैं। देखिए, प्रत्येक सरकार के पास यह अधिकार है कि वह जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उनके क्षेत्र में उस पे शुल्क लगा सके। जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, तो चाहे वह भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, दोनों के पास यह शक्ति है कि वह आर्थिक गतिविधियों पे शुल्क लगा सके। और जितने भी आर्थिक गतिविधियों पे शुल्क लगते हैं उन्हें ही हम कर के रूप में जानते हैं। अब देखिए, आर्थिक गतिविधियों से मेरा क्या अभिप्राय है। आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? यह वह गतिविधियां होती हैं जिसमें पैसे का योगदान होता है। पैसे का योगदान जिन गतिविधियों में होगा उन्हें हम आर्थिक गतिविधियां कहेंगे। वैसे तो गतिविधियां अनेक प्रकार की होती हैं, पर जिनमें पैसे का योगदान होता है, पैसे का लेना देना होता है, वह आर्थिक गतिविधियां हैं। जैसे कि आप किसी संस्था में काम कर रहे हो, उसके लिए आपको वेतन मिल रहा है, आर्थिक गतिविधि कर रहे हो आप। आपकी दुकान है, वहां पे आप सामान खरीदते हो और फिर आगे ज्यादा दाम में बेच देते हो, आर्थिक गतिविधि है। ऐसे ही अन्य प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हैं जिसमें पैसे का लेन देन है, और उन पे भारत सरकार एवं राज्य सरकारें शुल्क लगाएंगी। उन्हीं शुल्कों को हम कर कहेंगे। अब देखिए, यह सरकारों का अधिकार होता है कि वह शुल्क लगा सके इन आर्थिक गतिविधियों पे। यह उनका अधिकार है और इस अधिकार का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि किसी भी सरकार ने आप पे कोई शुल्क लगा दिया, आपकी किसी आर्थिक गतिविधि पे शुल्क लगा दिया, आप पे कर लगा दिया, और यदि उस कर की चुकौती आप नहीं करते, तो आप दंड के पात्र बनेंगे। आप पे दंड लगाया जा सकता है। हम सभी नागरिकों के लिए कर की चुकौती अनिवार्य होती है। क्यों? क्योंकि भारत देश में कोई भी कर अगर लगाया जाएगा तो किसी अधिनियम के तहत लगाया जाएगा। तो यदि आप कर की चुकौती नहीं कर रहे तो आप उस अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं, और अधिनियम के उल्लंघन पे दंड तो मिलता ही है। ठीक है। तो यह होता है कर का परिचय या कर की परिभाषा मोटे मोटे तौर पे। अब देखिए, भारत में ना 3 स्तरीय कराधान संरचना है। जैसा कि आप जानते हो कि भारत की जो राज्य व्यवस्था है वह संघीय राज्य व्यवस्था है, फेडरल स्ट्रक्चर है भारत में।
अब संघीय राज्य व्यवस्था में क्या होता है, जितनी भी सरकारों की शक्ति होती है उनका आवंटन 3 स्तर पे या स्तरों में किया जाता है। जैसे कि कुछ कार्यकारी शक्तियां, कुछ विधायी शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं, केंद्र पे हैं। कुछ कार्यकारी शक्तियां, कुछ विधायी शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं। तो भारत की राज्य व्यवस्था की जो संरचना है वह संघीय संरचना है। ठीक है। उसी प्रकार से भारत में जो कर लगाने की शक्ति है वह भी स्तरों में आवंटित की हुई है। समझ आई बात? क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, आपकी राज्य व्यवस्था की कक्षाएं चली रही हैं, तो हमने उसमें आपको सर ने बताया होगा कि संघीय राज्य व्यवस्था क्या होती है। जितनी भी सरकारों की कार्यकारी शक्तियां होती हैं, विधायी शक्तियां होती हैं, उन्हें विभाजित किया हुआ है केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे। और फिर उसके बाद एक संशोधन किया गया संविधान में, एक और स्तर जोड़ दिया गया, वह है निचला स्तर, या उसे हम कहेंगे पंचायती राज सरकारों का स्तर या नगर पालिकाओं का स्तर। तो एक और सरकार की जो लेयर है वो जोड़ दी, है ना। तो भारत सरकार में जो संघीय राज्य व्यवस्था है वह 3 स्तरीय संघीय राज्य व्यवस्था है, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और आपकी नगर पालिका और पंचायती राज स्तर पे, पंचायत स्तर पे, है ना। तो ये 3 सरकारें हैं। अब कर लगाने का अधिकार सरकारों का है। तो भारत में जो कराधान प्रणाली है वह 3 स्तरीय कराधान प्रणाली है। इसका अर्थ क्या है, सरल शब्दों में मैं बताऊं तो कुछ शुल्क या कुछ कर होंगे जो केंद्र सरकार लगाएंगी, कुछ शुल्क या कर होंगे जो राज्य सरकारें लगाएंगी, और कुछ शुल्क या कर हैं जो नगर पालिका या पंचायती राज आपके संस्थाएं लगाएंगी। ठीक है। तो 3 स्तरीय का अर्थ यह है, कर लगाने की जो शक्ति है वह शक्तियों का आवंटन किया गया है 3 स्तरों पे। किसके अनुरूप? भारत की संघीय राज्य व्यवस्था के अनुरूप। ठीक है। चलिए, अब एक और बात आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह यह है कि भारत में कोई भी सरकार कर तो लगा सकती है, यह उसका अधिकार है, पर भारत में कर लगाने का जो अधिकार है उसमें एक चीज डाली हुई है भारत के संविधान में। क्योंकि देखिए, जितनी भी सरकारें हैं उनके पास ये शक्ति, कर लगाने की शक्ति कहां से आ रही है? भारत के संविधान से आ रही है। तो संविधान में ठीक ठाक उल्लेख है कि ये शक्ति का जो प्रयोग है ये कैसे किया जाएगा। तो उसमें एक चीज डाली हुई है, कहा हुआ है अनुच्छेद 265 के हिसाब से यह कहा हुआ है कि भारत में कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता यदि उसके लिए कोई अधिनियम पारित नहीं किया हुआ। बिना अधिनियम के कोई कर भारत में नहीं लग सकता। अगर यदि कोई किसी भी सरकार को, केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को कोई नया कर लोगों पे लगाना है तो उसके लिए एक अलग अधिनियम पारित करना पड़ेगा। यह इसलिए किया गया था कि जितनी भी ये जो शक्तियां हैं ये सिर्फ कार्यकारी शक्तियां ना हो, विधायी शक्तियां भी हों इसमें। ठीक है। एक तरह से मैं कह दूं संसद की गरिमा बनाने के लिए ये रखा हुआ है कि कर जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपकी राज्य व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का, वह बिना संसद के अनुमति के नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। तो ये देखिए, इस शक्ति पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 265 है, जिसमें कहा गया है कि कानून के अधिकार के बिना कोई कर लगाया या एकत्रित नहीं किया जा सकता। यह आपने याद रखना है। भारत का संविधान कहता है, वैसे तो भारत के संविधान के हिसाब से ही यह 3 स्तरीय कराधान प्रणाली है, और भारत का संविधान कहता है कि कोई भी कर किसी भी स्तर पे लोगों पे, आम नागरिकों पे नहीं लगाया जा सकता यदि उस कर को लगाने के लिए कोई अधिनियम नहीं पेश किया गया, पारित किया गया संसद में या आपकी असेंबली में, जो राज्य स्तर पे असेंबलियां होती हैं। ठीक है। तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए कराधान प्रणाली के बारे में। ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भारत में जो कराधान प्रणाली है वह 3 स्तरीय प्रणाली है, पर यह कैसे निर्धारित होता है कि कुछ कर केंद्रीय सरकार लगाएगी, कुछ कर राज्य सरकारें लगाएंगी और कुछ कर स्थानीय सरकारें लगाएंगी? यह कैसे निर्धारित होता है? इसका निर्धारण भी संविधान के कुछ अनुच्छेदों द्वारा ही होता है। देखिए, आपके संविधान में ना, क्योंकि ये संघीय राज्य व्यवस्था है, आपका संविधान संघीय राज्य व्यवस्था दिखाता है ना।
तो आपके संविधान ने कहा है कि देखिए संघीय राज्य व्यवस्था वही होती है जिसमें केंद्र स्तर पे और राज्य स्तरों पे जो शक्तियां हैं, चाहे वह कार्यकारी शक्तियां हों, एग्जीक्यूटिव, या विधायी शक्तियां हों, सारी शक्तियों का वर्गीकरण होना चाहिए या विभाजन होना चाहिए केंद्र और राज्यों के बीच में। ठीक है, तो जितनी भी शक्तियां हैं सरकारों की, संविधान कहता है कि कुछ कार्यकारी शक्तियां केंद्र की होंगी, कुछ राज्य सरकार की होंगी, कुछ विधायी शक्तियां आपकी केंद्र सरकार की होंगी, कुछ राज्य सरकारों की होंगी, है ना। अब यह जो विभाजन है शक्तियों का विभिन्न स्तर के सरकारों के बीच में, यह किया जाता है संविधान के अनुसूची 7 में। देखिए अनुसूची 7 जो है, शेड्यूल 7, इसमें 3 सूचियां हैं और प्रत्येक सूची में कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिन पे विधान बनाए जा सकते हैं। जैसे कि अनुसूची 7 में लिखा हुआ है, सूची नंबर 1 है संघ सूची। इस सूची में वह चीजें होंगी जिन पे विधान बनाने की, अधिनियम बनाने की शक्ति केंद्र स्तर पे होगी। फिर होती है राज्य सूची, सूची नंबर 2। राज्य सूची में वह चीजें होंगी जिस पे विधान बनाने की, अधिनियम बनाने की जो शक्ति है वह राज्य स्तर पे होगी। और एक होती है सूची नंबर 3 जिसे समावर्ती सूची कहेंगे, समवर्ती सूची कहेंगे। इसमें वह चीजें उल्लेखित हैं जिसमें नियम, विधान या आपका अधिनियम बनाने की शक्ति जो है वह केंद्र की भी है और राज्य की भी है। ठीक है, तो अनुसूची 7 जो संविधान का है उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब देखिए जो चीजें संघ सूची में उल्लेखित हैं उनमें यदि कर की कोई भी कुछ भी होता है, कर से संबंधित कोई भी चीज है, उस पे जो नियंत्रण होगा वह केंद्र सरकार का होगा। यानी कि वह कर जो संघ सूची में उल्लेखित हैं उस पे कर लगाने की शक्ति केंद्र सरकार की होगी। जो राज्य सूची में उल्लेखित हैं कर, उन पे कर लगाने की शक्ति राज्य सरकारों पे होगी। और ये मैं आपको बता दूं कि समवर्ती सूची में कोई भी कर लगाने की शक्ति का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ये तो आप सबको पता ही होगा ना, विधायी शक्तियों का जो विभाजन है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, ये आपको पता है। अब जो कर लगाने की शक्ति है वह संघ सूची और राज्य सूची में उल्लेखित है। जो संघ सूची में होगा उस पे नियम बनाए जाएंगे या कर लगाए जाएंगे केंद्रीय सरकार द्वारा, और राज्य सूची में जो होंगे उस पे राज्य सरकार द्वारा कर लगाए जाएंगे। ठीक है, और हाँ, जो स्थानीय सरकारें होती हैं, पंचायती राज संस्थाएं हो गई या नगर पालिका हो गए, उनकी जो कर लगाने की शक्ति है वह भी राज्य सरकारों द्वारा ही दी जाती है। यह आपको बस याद रखना है। ठीक है, तो संविधान में ये 2 सूचियां हैं जिसमें कर लगाने की शक्ति का आवंटन किया हुआ है केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। ठीक है, बनती है बात। अच्छा, ये जो अनुसूची 7 है ये अनुच्छेद 240 से आती है। यानी कि भारत संविधान का अनुच्छेद 240 भारत की संसद और राज्य विधानमंडल के बीच कराधान सहित विधायी शक्तियों का वितरण करता है। तो विधायी शक्तियों का जो वितरण है वह इन 3 सूचियों द्वारा होता है। ठीक है, बनती है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जो आपकी संघीय सूची है उसमें यह आपके जो कर हैं वो उल्लेखित हैं, जैसे कि आय कर हो गया, आपका आयात शुल्क हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, कॉरपोरेट आय कर हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे कर हैं जो आपके उल्लेखित हैं संघीय सूची में। तो उन पे जो कर लगाने की शक्ति है वह केंद्र सरकार की है। और यह आपके उल्लेखित हैं, यह जो विभिन्न प्रकार के कर हैं यह उल्लेखित हैं राज्य सूची में। तो इन पे कर लगाने की जो शक्ति है वह राज्य सरकारों की है। ठीक है, यह है अनुसूची 7। ठीक है, चलिए अब हम एक महत्वपूर्ण भाग पे आ जाते हैं आज के विषय के, जो है कराधान से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कर व्यय या राजस्व परित्यक्त। ठीक है, कर व्यय क्या होता है, यह अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मान लीजिए भारत में ना एक ही प्रकार का कर लगाया जाता है जिसे हम कहते हैं आयकर। मान लीजिए
वैसे तो विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते हैं, पर मान लीजिए भारत में सिर्फ आयकर ही लगाया जाता है और भारत सरकार ने निर्धारित किया हुआ है कि सभी पे आयकर लगेगा 20% के हिसाब से। यदि आपकी आय 100 रुपए है तो आपको 20 रुपए आयकर के रूप में सरकार को देने होंगे। यदि 1000 रुपए है तो 200 रुपए आयकर के रूप में देने होंगे। यदि 1 लाख रुपए है तो 20,000 रुपए आयकर के रूप में देने होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को 20% आयकर के रूप में सरकार को देना है। अब मान लीजिए भारत में जो कुल आय एकत्रित हो रही है, भारत की जो कुल आय है, राष्ट्रीय आय है, वह निकल के आती है मान लीजिए 1000 रुपए की। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है वह 1000 रुपए की है। यदि एक वर्ष में भारत की जो राष्ट्रीय आय है वह 1000 रुपए की है, तो आपको क्या लगता है आयकर के रूप में भारत सरकार के पास कितना पैसा एकत्रित होना चाहिए? अगर हम इस हिसाब से चले तो यदि भारत की राष्ट्रीय आय 1000 रुपए है तो भारत सरकार के पास आयकर के रूप में 200 रुपए आएगा, है ना? पर आपको पता है भारत सरकार के पास 200 रुपया पहुंचता नहीं, भारत सरकार के पास 150 रुपया ही पहुंचता है। अब ये क्यों है? भारत सरकार ने कह दिया कि 20 रुपए का आयकर है, 20% का आयकर है। राष्ट्रीय आय जो भारत की कुल आय है वह 1000 रुपए की है। इस हिसाब से तो 200 रुपए आयकर के रूप में अर्जित होने चाहिए थे, परंतु 150 रुपए हो रहे हैं। ये शेष 50 रुपए कहां चले गए? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, भारत सरकार जब आय लगाती है ना, तो आय के साथ साथ बहुत सारी छूट भी प्रदान करती है। जैसे कि आप पे आयकर है 20% का, आयकर की जो दर है वह 20% की है, पर भारत सरकार ने कहा है कि यदि आप अपनी आय का कुछ हिस्सा इस जगह पे निवेश कर देते हैं तो आपको 2% की छूट है। यदि आपके घर में जो कुल आपके परिवार की आय अर्जित हो रही है उसमें ज्यादातर हिस्सा महिलाओं का है तो इतने की छूट दे देंगे। तो जितना भी भारत सरकार कर लगाती है ना, कर की दर रखती है, उस पर कुछ छूट दे देती है, कुछ कुछ चीजों में छूट मिल जाती है। यदि वह परिस्थितियां होती हैं तो छूट मिल जाती है, नहीं तो 20% है। यदि आप निवेश करेंगे इधर तो 2% की छूट मिल जाएगी, नहीं तो कोई छूट नहीं है, 20% ही देना पड़ेगा। तो जितने भी भारत सरकार में कर हैं सब पे कुछ छूट मिल जाती है, कटौती हो जाती है, अस्थगित क्रेडिट वगैरह मिल जाता है, एग्जेम्पशन मिल जाती है, रिबेट मिल जाता है ना, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। इन सारी चीजों की वजह से भारत सरकार ने 20% का आयकर तो लगाया था, पर एकत्रित उसके पास 150 रुपए हो रहे हैं, ये 50 रुपए नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? यही छूट, यही कटौती, यही अस्थगित क्रेडिट। इसी की वजह से ये 50 रुपए नहीं आ पा रहे, बशर्ते जबकि 20% का आपने आयकर लगाया था। तो ये जो 50% छूट के रूप में आयकर विभाग के पास नहीं आ पा रहा है, इसे हम कहते हैं कर व्यय। एक रूप से भारत सरकार यह 50 रुपए का व्यय ही कर रही है ना। वैसे तो ये 50 रुपए भारत सरकार के बनते थे यदि वह यह छूट ना देती, परंतु उसने ये छूट देके अपने 50 रुपए गंवा दिए, लोगों में गंवा दिए, एक तरह से व्यय ही कर दिया। इसे हम कर व्यय कहते हैं या राजस्व परित्यक्त कहते हैं। ठीक है, यह रियायती दरों पे कर लगाने की अवसर लागत याद है आपको? यदि भारत सरकार ये छूट ना लगाती तो ये 50 रुपए मिल जाते, पर भारत सरकार ने छूट लगा दी, इस वजह से इस 50 रुपए के लाभ से वंचित हो गई। तो इस 50 रुपए को हम क्या कहेंगे? अवसर लागत। याद है ना अवसर लागत की अवधारणा, है ना? तो इसे एक तरह से कर व्यय को हम भारत सरकार की अवसर लागत भी कह सकते हैं। यदि भारत सरकार ये छूट ना देती तो ये मिल जाता। ठीक है, या करदाताओं को छूट, कटौती, छूट, अस्थगित क्रेडिट आदि देने की अवसर लागत को संदर्भित करता है। ठीक है, अब आपके मन में मैं जानता हूं क्या सवाल आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि जब भारत सरकार को पता है कि इन छूट वगैरह की वजह से उसको ये 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, ये 50 रुपए उसके पास आ सकते थे, तो भारत सरकार ये छूट क्यों देती है? भाई, भारत सरकार ये छूट इसलिए देती है ताकि वह जो लोगों से चाहती है, जिन जिन चीजों की अपेक्षा रखती है, वह चीजें लोग करें।
मान लीजिए भारत सरकार चाहती है कि इस जगह पे ज्यादा से ज्यादा निवेश होना चाहिए। अब लोग अपने आप से तो इस जगह पे निवेश करेंगे नहीं, तो भारत सरकार कह देती है कि यदि आप इस जगह पे निवेश करोगे तो आपको 2% की छूट होगी। तो इस वजह से लोग निवेश करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो यह भारत सरकार इसलिए देती है ताकि जो चाहती है भारत सरकार लोगों से करवाना वह करवा सके, उन्हें यह लालच देके। तो यह छूट एक तरह से लालच है, पर इसकी अवसर लागत तो लग रही है, उसे हम कर व्यय कहेंगे। ठीक है, बनती है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक होती है अवधारणा कराधन उछाल की या कर उछाल की। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देखिए, मान लीजिए भारत की जो राष्ट्रीय आय है वह है 100 रुपए की। मान लीजिए 100 रुपए की है, ठीक है। और भारत में कुल कर जितना जमा हो रहा है वह 10 रुपए हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए भारत की राष्ट्रीय आय में या जीडीपी में 10% की वृद्धि होती है, तो उस हिसाब से तो भारत में कर में भी 10% की वृद्धि होनी चाहिए, है ना। क्योंकि आय पे ही तो कर लगता है, चीजों पे, आर्थिक चीजों पे ही तो कर लगता है। तो यदि भारत की जीडीपी 10% से बढ़ रही है तो आय में भी जो वृद्धि होनी चाहिए, कर में जो कर अर्जित कर रही है भारत सरकार, उसमें भी वृद्धि 10% की होनी चाहिए, है ना। अगर यदि आय बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो कर जो एकत्रित कर रही है भारत सरकार, उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए। परंतु ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि जीडीपी में तो वृद्धि 10% की हो रही है, पर जो भारत सरकार कुल कर एकत्रित कर रही है उसमें सिर्फ 5% की वृद्धि हुई है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जीडीपी में वृद्धि 10% की है, पर कर एकत्रित हो रहा है, कर एकत्रित जितना भारत सरकार कर रही है उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। हो जाता है कई बार ऐसा, है ना। बिल्कुल हूबहू समान नहीं होता, है ना। अब देखिए कराधन उछाल की अवधारणा क्या है। जीडीपी में 10% की यदि वृद्धि हो रही है तो उससे कराधन प्राप्तियां जो हैं, कर प्राप्तियां जो हैं, उसमें कितनी वृद्धि हो रही है, यह संदर्भित करता है कर उछाल। यदि जीडीपी में वृद्धि 10% की हो रही है और आपकी जो कर प्राप्तियां हैं उसमें 20% की वृद्धि हो रही है, तो आपका कर उछाल अच्छा है, कराधन उछाल अच्छा है। परंतु यदि जीडीपी में 10% से ही वृद्धि हो रही है परंतु कर प्राप्तियों में सिर्फ 5% से वृद्धि हो रही है, तो आपका कर उछाल अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, पर अच्छा नहीं है कर उछाल कि जीडीपी तो ज्यादा से बढ़ रही है पर कर प्राप्तियां ज्यादा से नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। तो यह सरकार के कर राजस्व वृद्धि में परिवर्तन और सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के बीच के संबंध की व्याख्या करता है कि कितना जीडीपी वृद्धि दर से कर प्राप्ति दर में वृद्धि होती है, इन दोनों के बीच के संबंध को देखता है। यह सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्येक प्रतिशत बिंदु वृद्धि के साथ कर राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन को संदर्भित करता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कर प्राप्तियों में वृद्धि हुई 20% की, क्योंकि जीडीपी में वृद्धि हुई 10% की, तो आपका कर उछाल आएगा 2 का। इसका मतलब क्या है, जीडीपी में जितनी वृद्धि होगी कर प्राप्तियों में उससे दुगनी वृद्धि होगी। यदि यह 20% ना होके 5% होता तो कर उछाल की दर आती आपकी आधी, ठीक है, 0.5 की। इसका अर्थ क्या है कि जितनी आपकी जीडीपी में वृद्धि हो रही है उसकी आधी कर प्राप्तियों में वृद्धि हो रही है, ठीक है। यह कर उछाल बताता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर लोच। अब कर लोच की अवधारणा क्या है, बहुत ही सरल है। कर लोच क्या संबंध बताता है, कर उछाल मैंने आपको बताया था जीडीपी, कर उछाल बताता है जीडीपी और आपके जो कर प्राप्तियां हैं उनके बीच का संबंध, है ना। कर लोच बताएगा कर दर कि कर की कितनी दर चल रही है, 5%, 10%, और कर प्राप्तियों का संबंध,
ठीक है, यह कर की दर में परिवर्तन के जवाब में कर राजस्व में परिवर्तन को संदर्भित करता है। यदि आप आयकर 5% से 10% कर देते हो, दुगना कर देते हो, परंतु आयकर से एकत्रित होने वाली जितनी राशि है वह दुगनी नहीं होती। मान लीजिए जब आप 5% आयकर लगा रहे थे तब आपके पास 100 रुपए एकत्रित हो रहे थे, और जैसे ही आपने 10% कर दी तो 150 रुपए एकत्रित हुए। तो आयकर तो आपने दुगना कर दिया, पर आपका जो आयकर प्राप्तियां हैं वह 1.5 गुना हो पाई, तो आपका कर लोच कम है। परंतु यदि आप आयकर दुगना करें और आपकी आयकर से प्राप्तियां तिगुनी हो जाएं, 300 आ जाए, तो आपका कर लोच अच्छा है। ठीक है, तो कर लोच इस चीज को संदर्भित करता है। ठीक है जी, चलो अब हम बात करते हैं दो और अवधारणाओं की, कर अपवंचन और कर परिहर। अब कर अपवंचन क्या है? ठीक है, इसे हम कर चोरी भी कह देते हैं। देखिए, जब आप अपनी आय को छुपा के आयकर बचाते हो, जैसे कि मान लीजिए आयकर चल रहा है 10% का और आपकी कुल आय है लाख रुपए, तो आपका आयकर बनता है 1000 रुपए, परंतु आप अपनी लाख रुपए में से 50,000 कैश में ले लेते हो, किसी से छुपा लेते हो, और भारत सरकार को दिखाते हो कि मेरी तो बस 50,000 की आय है, उस हिसाब से मेरा तो आपको बस 5,000 रुपए देना बनता है। तो आपने 5,000 रुपए बचा लिए, है ना? इसे हम कहेंगे कर अपवंचन। यह गैर कानूनी होता है, इसे ही हम काला धन भी कह देते हैं। जो 5,000 रुपए आपने बचा लिए काले धन के जरिए बचाए हैं। ये जो 50,000 रुपए आपने कैश में लेके अपनी आय कम दिखाई, ये 50,000 रुपए आप काला धन बन गया। ठीक है, तो कर अपवंचन या चोरी एक अवैध गतिविधि है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था जानबूझकर अपनी आय को छुपाकर सही कर देयता का भुगतान करने से बचता है या बचती है। ठीक है, तो यह गैर कानूनी तरीका है। पर आपको पता है, हमारे जो कानून हैं, जितने भी अधिनियम हैं, उनमें कुछ कुछ ऐसे सहूलतें हैं जो छुपी हुई हैं, जिनका फायदा सीए उठाते हैं और वैध तरीके से ही आपकी जो कर देयताएं हैं वह कम कर देते हैं। देखिए, यदि आप खुद से अपना आयकर प्रदान करते भारत सरकार को 10% के हिसाब से और आपकी लाख रुपए की आय है, तो आपको 10,000 देने पड़ते। पर जो आयकर अधिनियम है उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, प्रयोजन हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपना कर बचा सकते हो वैध तरीके से। ठीक है, तो जब आप वैध तरीकों से कर अपना बचाते हो तो उसे हम कहते हैं कर परिहर। जब कोई करदाता कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए कर कानूनों की कमियों एवं कमजोरियों का लाभ उठा के, कर कानूनों में कुछ कमियां हैं उनका आप लाभ उठा के अपना कर बचा लेते हो, तो उसे कर बचाव या कर परिहर कहते हैं। तो यह वैध तरीका है कर परिहर, और कर अपवंचन अवैध तरीका है। ठीक है, बस ये दो शब्द आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर आधार। अब कर आधार क्या होता है? देखिए, मान लीजिए भारत सरकार जो है वह दो चीजों पे ही कर लगाती है, या तो आय पे लगाती है या भारत में जितनी भी आस्तियां हैं उन पे कर लगाती है। ठीक है, और वो विभिन्न दरों के हिसाब से लगाती है। आयकर मान लीजिए 10% है, कुछ लोगों के लिए 15% है, आस्तियों पे 5% का है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स होता है ना आपका, तो आस्तियों पे 5%, 10% उसके हिसाब से है। अब देखिए, भारत में मान लीजिए कुल आय है, जो कुल राष्ट्रीय आय है वह है 100 रुपए की और कुल आस्तियां हैं 1000 रुपए की। तो ये जो 1100 रुपए हैं, यह वह राशि है जिस पे भारत सरकार कर लगा सकती है। इसके अलावा और किसी चीज पे कर लगा नहीं सकती, तो इसे हम कहेंगे भारत सरकार का कर आधार। इसी पे ही कर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो भारत सरकार में जितनी भी आय है, जितने भी वस्तुएं और सेवाएं बिक रही हैं, है ना, भारत सरकार में जितनी भी कॉरपोरेट कंपनियां हैं जिन पे कर लगाया जाता है, उन सबके सब कुछ मिला दो तो आपको कर आधार मिलता है। हाँ, भारत से यदि कोई कंपनी उठ के अमेरिका चली जाए या चीन चली जाए तो भारत सरकार का कर आधार कम हो जाएगा, वह चीज कम हो जाएगी जिस पे वह कर लगा सकती है।
तो तमाम भारत में जितनी भी चीजें हैं जिस पे कर लगाया जा सकता है वह कर आधार है। ठीक है, यह आय या संपत्ति की कुल राशि है जिस पर कर लगाने वाले प्राधिकरणों द्वारा आमतौर पर सरकार द्वारा कर लगाया जा सकता है। यह वह राशि है जिस पे कर लगाया जा सकता है। ठीक है, उसे हम कराधार या टैक्स बेस कहते हैं। हाँ, भारत सरकार से लोग उठ के बाहर चल जाने लग जाएं तो उनकी आय पे भारत कर नहीं लगा सकती, तो भारत सरकार का कराधार कम होता जा रहा है। बाहर से लोग उठ के भारत में आने लग जाएं तो भारत सरकार का कराधार बढ़ जाएगा। तो भारत सरकार की कोशिश या प्रयत्न होता है कि वह कराधार में वृद्धि करे, तभी तो कराधन प्राप्तियां बढ़ेंगी। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, कर आधार आपको समझ आ गया। अब एक और चीज समझ लीजिए, क्योंकि अभी आपने कर लोच समझा है, लैफर वक्र। ठीक है, अब लैफर वक्र क्या बताता है? हमने अन्य और वक्र किए हैं अभी पिछली कक्षाओं में, लैफर वक्र क्या बताएगा? देखिए, लैफर वक्र एक तरह से संबंध बताता है कर राजस्व और कर की दर के बीच में। आयकर की दर चल रही है 10% और आयकर से जितना राजस्व प्राप्त हो रहा है मान लीजिए वह 100 रुपए है, तो इन दोनों चीजों के बीच का संबंध बताएगा लैफर वक्र। अब लैफर वक्र क्या बताता है? देखिए, हम सबको लगता है कि भारत सरकार जैसे ही दर बढ़ाती जाएगी, कर की दर बढ़ाती जाएगी, वैसे वैसे कर की प्राप्तियां बढ़ती जाएंगी, है ना। यदि 10% रखेगी तो 100 रुपए आएगा, 20% रखेगी तो 200 रुपए आएगा। जितनी ज्यादा कर की दर होगी उतनी ज्यादा कर की प्राप्तियां होंगी, है ना। लैफर कहते हैं ऐसा नहीं होता। लैफर कहते हैं कि जैसे जैसे आप कर की दर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कर राजस्व बढ़ता जाएगा, परंतु एक ऐसा समय आएगा जब उसके बाद आप कर की दर बढ़ाएंगे तो कर राजस्व कम होने लग जाएगा। जब आप जरूरत से ज्यादा कर की दर कर देते हैं तो लोग कर देना छोड़ देते हैं। मान लीजिए भारत सरकार आय कर की दर कर दे 70%, यानी कि अगर आप 100 रुपए की आय अर्जित करें तो उसमें से 70 रुपए सरकार को देने वाले हैं, देना पड़ेगा। तो भारत में लोग क्या करना शुरू कर देंगे? अपनी आय छुपाना शुरू कर देंगे। भारत में लोग बाहर जाना शुरू कर देंगे जहां पे कम कर देना पड़ता है ना, जिसकी वजह से भारत सरकार की जो कर प्राप्तियां हैं वो कम होने लग जाएंगी। तो एक समय तक आप कर की दर में वृद्धि करते जाइए, कर प्राप्तियां बढ़ती जाएंगी, पर एक दर से ऊपर अगर आपने दर बढ़ा दी तो कर प्राप्तियां कम होने लग जाएंगी। इसीलिए भारत सरकार जरूरत से ज्यादा कर की दर नहीं रखती है। उसे पता है कि जरूरत से ज्यादा कर की दर रख दी तो कर एकत्रित नहीं होगा भारत सरकार के पास। इसीलिए प्रत्येक जो विभाग है भारत का, कर विभाग है, सबका यह प्रयत्न होता है कि एक ऐसे कर की दर निर्धारित की जाए जिससे कर राजस्व अधिकतम हो। ठीक है, अब यह संबंध समझाया था लैफर वक्र ने। ठीक है, बनती है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, और बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, उनका भी परिचय ले लेते हैं। अगली अवधारणा है आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण की। अब देखिए, जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं ना, भारत में जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, सबको कुछ कर देना होता है। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हो कि देखिए, आप जो आय कमा रहे हो उस पे आपको आय कर देना है, पर जितनी भी कंपनियां हैं वे जो लाभ कमा रही हैं, मुनाफा कमा रही हैं, उस पे उन्हें देना होता है कॉर्पोरेट आयकर। ठीक है, अब जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, सब जो भारत में काम कर रही हैं, भारत में कार्य कर रही हैं, उनको कॉर्पोरेट आयकर देना होता है अपने लाभ के अनुसार। अब मान लीजिए भारत में कॉर्पोरेट आयकर चल रहा है, मान लीजिए 30% का, यानी कि भारत में कोई भी कंपनी है, वह चाहे भारतीय कंपनियां हो या बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो, उनको अपने लाभ पे, मुनाफे पे 30% का कर भारत सरकार को जमा करवाना पड़ेगा। और मान लीजिए श्रीलंका है जो, ठीक है, या श्रीलंका छोड़ दीजिए, बर्मा है मान लीजिए, ठीक है, वहां पे कॉर्पोरेट आयकर चल रहा है 10% का। अब देखिए, यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी चालाक होती हैं। यह क्या करेंगी, इन्हें भारत में ही व्यवसाय करना है, परंतु यह अपना हेड ऑफिस, अपना मुख्य कार्यालय बर्मा में स्थापित कर लेंगी। कार्य भारत में करती जाएंगी, पर एक अपना जो कार्यालय है वह बर्मा में स्थापित कर देंगी और अपने आप को रजिस्टर बर्मा में कर देंगी।
अब भारत से ये जितनी आय कमाएंगी उस पे भारत का हक नहीं होगा कर लगाने का, बर्मा का हो जाएगा। इस प्रकार ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना कर बचा लेती हैं। समझ आया है ना? देखिए, भारत में अगर यदि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी आपको अपने आप को रजिस्टर कराती तो 30% का इन्हें कर देना पड़ता, परंतु बर्मा में 10% का है। अब ये कंपनियां बर्मा में काम नहीं करना चाहती, ये भारत में ही करना चाहती हैं, क्योंकि भारत में इन्हें बहुत सारे भारत के बाजार से लाभ होने हैं, परंतु भारत में कर है 30% का। तो यह अपना मुख्य कार्यालय बर्मा में रजिस्टर करा देते हैं और कहते हैं हम बर्मा की कंपनी है जो भारत में काम कर रहे हैं। अब भारत सरकार इन पे कर नहीं लगा सकती, बर्मा की सरकार लगा सकती है। बर्मा की सरकार 10% लगा रही है, तो इससे भारत को ये जो 30% कर से लाभ हो सकता था, भारत इससे वंचित रह जाएगा। यह तो एक तरीका है जिसके द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना आय, अपने कर बचाती हैं, कर की देयताएं बचाती हैं। यह तो सिर्फ एकमात्र एक तरीका है। ऐसे अन्य बहुत सारे तरीके हैं जिनका लाभ उठा के बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में कर देने से बचती हैं। अब अभी हमने किया है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए कर परिहर कि भारत में कर संबंधित जितने भी अधिनियम हैं उनमें कुछ कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं। उन कमजोरियों का लाभ उठा के आप अपना कर बचा लेते हो। बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं जिसके तहत वह भारत का जो कर बनता था उसे देने का, वह नहीं देती हैं, है ना? अब इन तरीकों को हम कहते हैं आधार शरण और लाभ स्थानांतरण तरीके। यह तो जो मैंने आपको तरीका समझाया है, ये मात्र एक तरीका है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। वकीलों की मदद से ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे बहुत सारे तरीकों का लाभ उठा के वैध तरीके से ही अपना जो कर की देयताएं हैं उसे बचा लेती हैं। अब इन सारी रणनीतियों को जिसके द्वारा ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी कर देयताएं कम करती हैं, इन सारी रणनीतियों को हम कहते हैं आधार शरण और लाभ स्थानांतरण रणनीतियां। ठीक है? और ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी ये जो रणनीतियां अपनाती हैं, इसका नुकसान सिर्फ भारत को नहीं हो रहा है, बहुत सारे अन्य देशों को हो रहा है। जहां पे कॉर्पोरेट आयकर ज्यादा है, उन सभी देशों को इन रणनीतियों का नुकसान हो रहा है। इसीलिए इन सारे देशों ने एक बार एकत्रित होके इस समस्या से निपटारा पाने के लिए कुछ नीतियां बनाई थी। भारत भी उन नीतियों का पालन कर रहा है। ठीक है, परंतु आपको इस अवधारणा के बारे में पता होना चाहिए। आधार शरण और लाभ स्थानांतरण रणनीतियां वह रणनीतियां हैं जिनका प्रयोग करके बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी कर देयताएं कम करती हैं। आपको पता है दुनिया में, विश्व में ऐसे भी देश हैं जहां पे कॉर्पोरेट आयकर 0% है। जैसे मॉरिशस एक ऐसा देश है। तो ज्यादातर भारत में कार्य करने वाली कंपनियां अपना मुख्य कार्यालय मॉरिशस में स्थापित कर लेती हैं और अपने कर देयताएं बचा लेती हैं। भारत ने इस पे लगाम कसने के लिए बहुत सारी नीतियां अपनाई हैं और उन नीतियों को हम आधार शरण और लाभ स्थानांतरण नीतियां भी कहते हैं। परंतु कंपनियां फिर भी नई नई रणनीतियां लेके आती हैं और इस चीज का उपयोग करके अपनी कर देयताएं बचाती हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका आधार शरण और लाभ स्थानांतरण। इसे अंग्रेजी में कहते हैं बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस इरोजन याद है, मैंने आपको कर आधार अभी बताया था। तो जब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना मुख्य कार्यालय भारत से बर्मा में ले जाती हैं तो भारत का कर आधार कम हो जाता है। अभी करा ना कर आधार, तो तभी हम इसे कहते हैं आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण। स्थान ही अपना परिवर्तित कर लिया आपने, भारत से स्थान बर्मा दिखा दिया। ठीक है, चलिए आगे हम करते हैं अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता। देखिए बहुत सारी रणनीतियां होती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास। ठीक है, अब इन रणनीतियों से जो समस्या खड़ी होती है भारत के जितने भी कर विभाग हैं उनके सामने, उनके लिए भारत के पास भी कुछ रणनीतियां हैं, कर विभागों के पास कुछ रणनीतियां हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों पे लगाम कैसे कसी जाए। तो उसमें से एक रणनीति ये है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिससे आप ये समझौते को समझ पाएंगे। देखिए मान लीजिए एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका नाम है, आप सबने सुना होगा, वोडाफोन। ठीक है, अब मान लीजिए वोडाफोन का जो हेड ऑफिस है या मुख्य कार्यालय है वह अमेरिका में है, मान लीजिए। ठीक है, अब वह ना एक और कंपनी खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं वोडाफोन भारत।
ठीक है। अब वोडाफोन अमेरिका के अंतर्गत ही काम करता है वोडाफोन भारत, पर वोडाफोन भारत अपने आप में एक कंपनी है जो भारत में काम कर रही है। ठीक है इसी कंपनी के अंतर्गत, परंतु एक अलग कंपनी भी है। ठीक है। अब देखिए, भारत सरकार ने एक कर प्रणाली अपनाई हुई है। उसके तहत यदि दो कंपनियां आपस में कुछ वस्तुएं या सेवाओं का लेन देन करती हैं तो उस पे 10% का कर लगाया जाएगा। मान लीजिए भारत की ये नीति है कि यदि भारत में दो कंपनियां 100 रुपए की वस्तुओं का आदान प्रदान कर रही हैं तो उसमें से 10 रुपए भारत सरकार को कर के रूप में दिए जाएंगे, तो 10% का कर लगा देती है। अब देखिए, वोडाफोन अमेरिका वोडाफोन भारत से कुछ खरीदना चाहती है। ठीक है, मान लीजिए वोडाफोन अमेरिका वोडाफोन भारत से कुछ 100 रुपए की चीज खरीदना चाहती है। ठीक है, खरीद लेगी, परंतु इस 100 रुपए के लेन देन में 10 रुपए भारत सरकार के पास जाएंगे कर के रूप में। अब इससे वोडाफोन जो कंपनी है वह नाराज होती है, वह नहीं चाहती इतना पैसा देना। ठीक है, तो वो पता क्या करती है, दोनों कंपनियां तो एक ही है ना, तो जानबूझ के जो वस्तु है जिसका आदान प्रदान ये कर रहे हैं उसका दाम कम दिखा देते हैं। ये 100 रुपए की वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे थे, बाजार मूल्य उन वस्तुओं का 100 रुपए का था, पर क्योंकि ये एक ही कंपनी है, तब एक ही लोग हैं इसमें, तो इसीलिए ये अपना आदान प्रदान जानबूझ के 50 रुपए का दिखा देते हैं। ठीक है, इसी ने बेचना इसको। जब ये दोनों एक ही कंपनी है तो ये लोग इसको बोलेंगे मुझे 50 रुपए का रेट दिखाइयो, तो ये 50 रुपए का दिखाएंगे। अब वोडाफोन अमेरिका 50 रुपए में वोडाफोन भारत से ये चीज खरीद लेगा, एक ही कंपनी है। ठीक है, अब 10% के हिसाब से भारत सरकार को कर जाएगा 5 रुपए का। तो इस तरीके से जानबूझ के दामों को मैनिपुलेट करके आपने अपनी कर देयताएं बचा ली। अब भारत सरकार को यह प्रक्रिया समझ आ जाएगी। भारत सरकार कहेगी कि ये तो गलत बात है, आपका हमें, क्योंकि बाजार मूल्य तो 100 रुपए का था, आपका हमें 5 रुपए शेष और देना बनता है। ठीक है, जिसपे वोडाफोन भारत कहेगा कि ये क्या बात हुई, हम जाने, हमारा काम जाने कि कितने मूल्य में हमें बेचना है, हमने ये निर्धारित किया है कि हम 50 रुपए में बेचेंगे, तो हमारी स्वतंत्रता है, हम 50 रुपए में बेचना चाहते हैं तो हम 50 रुपए में बेच रहे हैं। पर भारत सरकार जानती है कि इन्होंने जानबूझ के 50 रुपए में बेचा है ताकि ये अपना कर बचा सके, पर भारत सरकार कुछ कर नहीं पा रही है क्योंकि इनकी स्वतंत्रता है, जिस मूल्य पे बेचना चाहते हैं बेचें, है ना, ये है। अब इस पे एक डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा। ठीक है, यह अपनी जगह सही है, यह भी अपनी, भारत का जो कर विभाग है, आयकर विभाग है, वह अपनी जगह सही है। ठीक है, उसे दिख रहा है कि जानबूझ के कर रहे हैं, पर ये कर सकते हैं। यह हुआ था भारत में 2008-9 के आसपास, ऐसा ही कुछ हुआ था। ठीक है, तो भारत सरकार को पता चल गया कि उसके जो कर संबंधित अधिनियम हैं उसमें कुछ कमियां हैं जिसका फायदा उठा रही है ये वोडाफोन भारत, है ना। तो भारत सरकार कर अधिनियमों में संशोधन करके ये जो कमी है इसकी पूर्ति कर देते हैं और सिस्टम ठीक कर देते हैं, ये प्रणाली पूरी ठीक कर देते हैं। ठीक है, भारत सरकार ऐसा कर देती है, परंतु इससे वोडाफोन नाराज हो जाती है कि यह है कि आपने हमारी स्वतंत्रता छीन ली, कि यार हम जिस हिसाब से बेचना चाहते हैं हम तो बेचेंगे। ठीक है, तो भारत ने कहा देखो ऐसा है, हम एक काम करते हैं, जब भी वोडाफोन भारत में आएगा कंपनी स्थापित करने के लिए, कोई भी बाहर से कंपनी भारत में आती है अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए, तो उसको भारत सरकार के साथ एक समझौता करना पड़ेगा। उस समझौते को हम कहेंगे अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता। उस समझौते में उल्लेखित होगा वह सारे तरीके जिनके तहत मूल्य का निर्धारण होगा, ताकि भारत सरकार को भी क्लैरिटी हो और कंपनी को भी क्लैरिटी हो कि किस मूल्य पे ये आदान प्रदान करेंगे। पहले ही निर्धारित कर लेते हैं कि मूल्य कैसे आप तय करेंगे। यदि पहले ही इसका निर्धारण कर लेंगे तो कभी भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। भारत सरकार को भी पहले से ही पता होगा, वोडाफोन को भी पहले से ही पता होगा कि क्या मूल्य निर्धारित करना है। ठीक है, पहले से ही हम समझौता कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं करते तो कल को क्या होगा, आप अपने हिसाब से मूल्य रखेंगे, हमें वह मूल्य ठीक नहीं लगेगा, तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं कि किस प्रकार मूल्य का निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अब इस समझौते को हम कहते हैं अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता, जिसकी वजह से भारत के कर विभाग और इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच में जो समस्याएं थी, जो डिस्प्यूट थे, विवाद थे, वह कम हो गए।
पहले विवाद बहुत होते थे इस समझौते से पूर्व। तो कोई भी बाहरी कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी बाहर से जब भारत में व्यवसाय करने आती है तो उसको यह समझौता करना पड़ता है। वह इसलिए करती हैं ताकि कल को हमारी किसी भी नीति से कर विभाग के साथ हमारा कोई विवाद ना उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो इस समझौते को कहते हैं अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता। अंग्रेजी में इसे कहेंगे एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, एपीए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य विरोधी परिहर नियम। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ वर्ष पूर्व जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी वह कर संबंधित अधिनियम, भारत में कर संबंधित अधिनियमों में जितनी भी समस्याएं थी, जितनी भी कमियां थी, उनका प्रयोग करके अपनी कर देयताएं कम करती थी। इससे भारत के कर विभाग बहुत ज्यादा नाराज थे, जिस वजह से भारत सरकार ने बहुत सारे संशोधन करके उन कमियों को खत्म किया। अब वह जितने भी संशोधन किए थे वह आते थे इसके तहत, सामान्य विरोधी परिहर नियमों के तहत। तो भारत सरकार ने उस जमाने में, 2009 की मैं बात कर रहा हूं, उस जमाने में प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, तो वह ये नियम लेके आए थे जिसके तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब अपनी कर देयताएं कम नहीं कर सकती। ठीक है, तो इन्हें हम सामान्य विरोधी परिहर नियम कहते हैं। इन नियमों को लागू किया गया बहुराष्ट्रीय कंपनियों पे, जिसके तहत वह इन अधिनियमों के कमियों का प्रयोग करके कर देयताएं कम नहीं कर पा रही थी। ठीक है, बहुत सारे जो कंपनियां थी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वह नाराज भी थी भारत से इस वजह से, परंतु भारत कहता है कि देखिए हमारे जो इंटरेस्ट हैं वह सर्वोप्रिय हैं। ठीक है, हमारे लिए तो भारत के जितने भी इंटरेस्ट हैं वह भारत के लिए सबसे ऊपर हैं, है ना। तो इसीलिए हम तो ये लेके आएंगे, हम अपने कर देयताएं कम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं भारत में जो भी कंपनी आए जरूर, पर कर दे के जाए। ठीक है, और ये है प्रभावी प्रबंधन का स्थान। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भारत से बहुराष्ट्रीय कंपनी उठ के बर्मा चली जाती है ना, और अपनी कर देयताएं कम कर देती है, क्योंकि बर्मा में कॉरपोरेट आयकर कम है, कॉरपोरेट आयकर की दर कम है ना। तो इस समस्या का निवारण पाने के लिए भारत सरकार या भारत के जो कर विभाग हैं वह ये लेके आए। उन्होंने कहा कि इस बात पे निर्धारित नहीं होगा कि आपका मुख्य कार्यालय कहां पे है। यदि आपका मुख्य कार्यालय बर्मा में है परंतु आपके ज्यादातर कार्य भारत में ही हो रहे हैं, तो भारत की शक्ति है आप पे कर लगाने की। अब इस बात का निर्धारण कैसे होगा कि मुख्य कार्य भारत में हो रहे हैं चाहे मुख्य कार्यालय बर्मा में है? उसके लिए भारत सरकार, उस चीज को पहचानने के लिए भारत सरकार बहुत सारे नियम लेके आई। उन नियमों का प्रयोग करके भारत के जितने भी कर विभाग हैं वह इस चीज को पहचानते हैं कि यह जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है इसका मुख्य कार्यालय कहीं भी हो, ज्यादातर इसका काम कहां पे हो रहा है। इन नियमों का प्रयोग करके जब उन्हें पता चलता है कि ज्यादातर काम भारत में हो रहा है तो भारत की कर प्रणाली लगेगी। अगर ज्यादातर कार्य भारत में नहीं हो रहा है तो भारत की कर प्रणाली नहीं लगेगी। पर ये जो नियम हैं इन्हें हम कहते हैं प्रभावी प्रबंधन का स्थान नियम। ठीक है, पोएम रूल्स, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहते हैं इसे, कि प्रभावी प्रबंधन आपकी कंपनी का कहां हो रहा है। मुख्य कार्यालय कहीं भी हो, प्रभावी प्रबंधन कहां पे हो रहा है। यदि भारत में हो रहा है तो भारत कर लगाएगा, ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई और लगा ले, बर्मा लगा ले फिर। ठीक है, और आखिरी है रूल्स ऑफ ओरिजिन। आपने इस शुल्क का नाम सुना है, सीमा शुल्क। आपको पता है सीमा शुल्क क्या होता है? कस्टम ड्यूटी कहते हैं इसे। ठीक है, भारत में कोई भी चीज बाहर से जब आयातित होगी, बाहर से जब आएगी तो भारत की सीमा के अंदर घुसेगी तो उस पर एक सीमा शुल्क लगाया जाएगा। तो भारत जिन भी चीजों को का आयात करता है, जिन भी चीजों को भारत में मंगवाता है आयात करके, उस पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए समस्या मैं आपको बताता हूं क्या होती है जिसकी वजह से ये रूल्स ऑफ ओरिजिन आए थे। देखिए, मान लीजिए भारत ने एक ऐसा नियम निकाला हुआ है कि यदि बर्मा से भारत में सामान आता है तो उस पे भारत सीमा शुल्क लगाएगा 2% का। परंतु यदि चीन से आता है, क्योंकि चीन भारत का दुश्मन है,
तो चीन से यदि कोई आता है प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु आती है, तो उस पर भारत सरकार 20% का सीमा शुल्क लगाएगी। अब देखिए, इस वजह से ना चीन के जितने भी उत्पादक हैं वह भारत में चीजें बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें काफी शुल्क देना पड़ रहा है। हाँ, बर्मा में जितने भी उत्पादक हैं उनके लिए अच्छा है कि उन्हें 2% ही सीमा शुल्क देना पड़ रहा है भारत में यदि उन्हें कोई भी चीज बेचनी है ना। तो चीन के उत्पादक एक काम करते हैं, वे क्या करते हैं, पहले चीन से सामान बर्मा पहुंचाते हैं, ठीक है, और वहां से भारत में घुसा देते हैं वे। अब भारत के हिसाब से तो बर्मा से कोई भी चीज आएगी उस पर 2% लगेगा, परंतु भारत ने यह नहीं देखा कि चीन के उत्पादकों ने पहला सामान पहुंचाया बर्मा में, वहां से भारत में घुसाया, ताकि उन्हें 20% ना देना पड़े, 2% देना पड़े। ठीक है, यह काम चीन बहुत करता है और ऐसे बहुत सारे देश ऐसा काम करते हैं जिन पे सीमा शुल्क ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस समस्या का निपटारा करने के लिए, इस समस्या का निवारण करने के लिए भारत सरकार बहुत सारे नियम लेके आई, जिन नियमों के तहत यह पहचाना जाएगा कि यह जो वस्तु हमारी सीमा में आ रही है, यह चाहे कहीं से भी आए, परंतु यह वस्तु बनी कहां पे थी। ठीक है, तो भारत सरकार क्या करेगी, इन रूल्स ऑफ ओरिजिन नियमों को देखेगी और इनके तहत यह जानेगी कि यह जो वस्तु बर्मा से आ रही है, यह बर्मा में ही बनी थी या चीन में बनी थी। तो इन नियमों का उपयोग करके भारत सरकार यह निर्धारित करती है कि वस्तु बनी कहां पे थी, और जहां पे बनी थी वहां का सीमा शुल्क उस पे लगेगा। तो इससे चीन की ये जो चालाकी थी, इसको खत्म करती है भारत सरकार इन नियमों के द्वारा। और आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है, यह रूल्स ऑफ ओरिजिन को पहचानते हैं, यह रूल्स ऑफ ओरिजिन को मान्यता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यह मानते हैं WTO वाले कि भारत सरकार रूल्स ऑफ ओरिजिन का प्रयोग करके बर्मा से भी या किसी भी और अन्य देश से कोई वस्तु आती है तो उस पर चीन जैसे ही सीमा शुल्क लगा सकती है, क्योंकि उसने ये जान लिया है कि यह वस्तु बनी चीन में थी। ठीक है, तो मुझे आशा है कि यह समझ आ गया होगा आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रत्यक्ष कर प्रणाली पे। अब आप जानते हो कर जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं भारत में, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। और मैंने शायद आपको बताया था राजकोषीय नीति में कि प्रत्यक्ष कर की परिभाषा क्या है। प्रत्यक्ष कर वह कर होंगे जो लग रहे हैं और जिनका बोझ एक ही व्यक्ति पे पड़ रहा है। ठीक है, वह कर जिनकी वसूली और जिनका बोझ एक ही व्यक्ति पे पड़ रहा है, उन्हें हम प्रत्यक्ष कर कहेंगे। जैसे कि आयकर, आयकर मुझसे ही सरकार वसूलती है और मुझ पे ही उसका बोझ पड़ता है, इसीलिए आयकर उदाहरण होगा प्रत्यक्ष कर का। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है GST। GST क्या होता है? देखिए, आप बाजार से ये पेन खरीदने जाते हैं, ठीक है, यह पेन 10 रुपए का है, पर सरकार ने कहा है जो भी इंसान ये पेन खरीदेगा उसको 1 रुपए GST देना पड़ेगा। तो जब आप बाजार में दुकानदार से ये पेन खरीदने जाएंगे तो आप देंगे 11 रुपए, ठीक है, जिसमें से 10 रुपए दुकानदार अपने पास रख लेगा और 1 रुपया सरकार को जमा करा देगा। अब GST अप्रत्यक्ष कर कैसे है? यह जो 1 रुपए का GST है, यह सरकार वसूल रही है दुकानदार से, परंतु इसका बोझ पड़ रहा है आप पे। तो वसूली और बोझ 2 अलग अलग व्यक्तियों पे है, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। ठीक है, बनती है बात। तो हम बात करेंगे प्रत्यक्ष कर प्रणाली के बारे में। ठीक है, अब देखिए, प्रत्यक्ष कर की परिभाषा मैं आपको बता ही चुका हूं, वह कर जिनका बोझ और संग्रह का बिंदु एक ही व्यक्ति या संस्था पर होता है। अब प्रत्यक्ष कर के विभिन्न उदाहरण क्या हैं? एक तो हो गया आपका आयकर, ठीक है, जो व्यक्तियों की आय पे लगता है, ठीक है, यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कॉर्पोरेट आयकर, है ना। अच्छा, इस कक्षा की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कोई भी कर लगाया जाए, भारत में कोई भी कर आप लगाओ, ठीक है, उसको लगाने के लिए आपको एक अधिनियम पारित करना होगा। तो आयकर और कॉर्पोरेट आयकर के लिए जो अधिनियम है उसका नाम है आयकर अधिनियम 1961। तो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत ही भारत सरकार आपसे आयकर वसूलती है।
कंपनियों से कॉर्पोरेट आयकर वसूलती है। तो यह आपको याद रखना है। यह दोनों उदाहरण हैं प्रत्यक्ष करों के। प्रत्यक्ष कर के और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे संपत्ति कर या धन कर। अब यह क्या है? धन कर एक प्रत्यक्ष कर है जिसका उद्देश्य धन की असमानताओं को कम करना है। यह सुपर रिच सुपर अमीर मतलब अधिकतम अमीर लोग, बहुत अमीर लोग। अब बहुत अमीर लोग कौन से होते हैं? जिनकी 1 करोड़ से ऊपर की आय है, कि शुद्ध संपत्ति पे लगाया जाता है। ठीक है, तो जो बहुत अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति पे ये धन कर लगाया जाएगा। ठीक है, सरकार ने बजट 2015 में घोषित संपत्ति कर को समाप्त कर दिया है। यह लगाया जाता था संपत्ति कर पर, 2015 में इसे समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर सरकार ने सुपर रिच वर्ग पर लगाए गए अधिभार को 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। तो देखिए, संपत्ति कर लगाया जाता था लोगों पे, भारत सरकार ने इसे हटा दिया और भारत सरकार ने कहा है कि हम संपत्ति कर हटा रहे हैं पर हमारा उद्देश्य भारत में धन की असमानताओं को कम करना है। इसीलिए जिनकी आय 1 करोड़ से अधिक है उन पे हम संपत्ति कर नहीं लगाएंगे, परंतु उन पे एक और अधिभार लगाया जाता है। ठीक है, उसकी मात्रा हम 2% से 12% कर रहे हैं। परंतु यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भारत में आज संपत्ति कर लगाया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं। ठीक है, अच्छा, अन्य और ऐसे बहुत सारे कर हैं, जैसे संपत्ति कर तो चलो है, पेशे पर कर लगाया जाता है, उपहार कर लगाया जाता है। ठीक है, अब उपहार कर क्या है कि जब आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो लोग आपको एक तो वेतन दे रहे हैं, साथ साथ आपको कुछ उपहार दे देते हैं, कुछ और चीज दे देते हैं गिफ्ट के रूप में, तो उस पर कर लगाया जाएगा। हाँ, यदि आप अपने रिश्तेदारों को, माता पिता को उपहार दे रहे हैं उस पर कोई कर नहीं लगेगा, शादी में शगन दे रहे हैं उस पर कोई कर नहीं लगेगा। ये कंपनियों और उनके यहाँ काम करने वाले लोगों पे ही होता है। उपहार कर हो गया। पेशे पर कर, ये राज्य सरकारें या स्थानीय सरकारें लगाती हैं, पंचायत लगाती हैं या नगर पालिकाएं लगाती हैं। ठीक है, और संपत्ति कर तो हम देख चुके हैं। तो ये अन्य और उदाहरण हैं प्रत्यक्ष कर के। ठीक है, अच्छा, प्रत्यक्ष कर के और बहुत सारे उदाहरण हैं। एक है न्यूनतम वैकल्पिक कर। देखिए, बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो क्या करती हैं, आप जानते हो कि भारत सरकार जो कर लगाती है ना, उस पे बहुत सारी छूट दे देती है, भिन्न भिन्न प्रकार की छूट देती है ना, एग्जेम्पशन देती है, रिबेट देती है। अब कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो बड़ी चालाक होती हैं, जो वकीलों की मदद से क्या करती हैं, सभी एग्जेम्पशन का फायदा उठा के अपने कर की मात्रा शून्य कर देती हैं। उन पे कर शून्य बन जाता है क्योंकि उन्होंने अपने वकीलों की मदद से सभी एग्जेम्पशन का फायदा उठा लिया। अब भारत सरकार नहीं चाहती कि ऐसी शून्य कर कंपनियां भारत में हो, इसीलिए जिन कंपनियों पे शून्य कर बन रहा है वकीलों की मदद से, भारत सरकार कहती है आप पे हम एक अलग कर लगाएंगे जिसे हम कहेंगे न्यूनतम वैकल्पिक कर। यह सिर्फ उन्हीं कंपनियों पे लगाया जाएगा जो अपने आप को शून्य कर कंपनियां दिखा पा रही हैं। तो भारत में जितनी भी शून्य कर कंपनियां हैं उन पे ये न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाया जाएगा। और ये किस पे लगाया जाएगा? ये इन कंपनियों को जितना लाभ हो रहा है ना, मुनाफा, उस पे 18.5% का लगाया जाएगा। वैसे तो कॉर्पोरेट आयकर लगाया जाता है ना, परंतु ये विभिन्न छूटों का फायदा उठा के अपने आप का अपना कर शून्य कर लेती हैं। ठीक है, तो इन कंपनियों पे न्यूनतम वैकल्पिक कर, जिसे अंग्रेजी में मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कहते हैं, वह लगा लिया जाएगा। यह भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अच्छा, एक और होता है लाभांश वितरण कर। यह शेयर बाजार से संबंधित है। ठीक है, तो जब हम शेयर बाजार करेंगे ना, वित्तीय बाजार करेंगे, तो जब आपको शेयर बाजार पता चल जाएगा तो तब हम इसको दोबारा से इस पे चर्चा करेंगे। तो अभी आप नोट्स में से इसे पढ़ लीजिएगा, ये क्या है। ठीक है, शेयर बाजार आपको पता होना चाहिए वैसे, परंतु नहीं पता है तो वित्तीय बाजार में करेंगे, तब इस पे दोबारा लौटेंगे हम। ठीक है, डीडीटी, लाभांश वितरण कर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, एक और प्रत्यक्ष कर है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो है, उस पे हम चर्चा जरूर करेंगे। उसे हम कहते हैं पूंजीगत लाभ कर। अब पूंजीगत लाभ कर क्या है? आप कोई चीज खरीदते हो, मान लीजिए आपने भूमि खरीदी है और इस उपलक्ष्य में खरीदी है कि 5-1 साल के बाद इस भूमि के दामों में वृद्धि होगी, तब मैं इसे बेच दूंगा और लाभ कमा लूंगा। मान लीजिए आपने एक भूमि खरीदी है 1 करोड़ रुपए की। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात इस भूमि का जो मूल्य है वह हो जाता है 3 करोड़ रुपए का। जैसे इस भूमि का मूल्य 3 करोड़ हो जाता है, आप इस भूमि को बेच देते हो और 2 करोड़ रुपए कमा लेते हो।
है ना, ये होता है भारत में। तो भारत सरकार कहती है ये जो आपने 2 करोड़ का मुनाफा कमाया है इस पे हम कर लगाएंगे, और इस कर को हम कहते हैं पूंजीगत लाभ कर। परिभाषा देखें तो इसे पूंजीगत संपत्ति की बिक्री के माध्यम से प्राप्त होने वाली किसी भी लाभ कर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब पूंजीगत लाभ कर के भी ना 2 प्रकार हैं। एक होता है दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर क्या है? यदि आप भूमि खरीदते हो या कोई भी ऐसी पूंजी की चीज खरीदते हो, कोई आस्ति खरीदते हो और उसे 3 वर्ष पश्चात बेचते हो, तो आप पे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लगेगा, जिसकी मात्रा सरकार ने बताई है, जिसकी दर है 20%। यदि आप 3 वर्षों में ही कोई चीज खरीदते हो और 3 वर्ष से पहले ही उसे बेच देते हो, तो आप पे अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर लगेगा, जो 15% का है। ठीक है, तो यदि 3 वर्ष पश्चात बेचते हो तो दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर है, जो 20% का है। 3 वर्ष से पूर्व बेच देते हो तो 15% लगेगा, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर लगेगा। ठीक है, बस यही है। तो पूंजीगत लाभ कर 2 प्रकार के हैं, दीर्घकालिक और अल्पकालिक, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत देश में जितने भी प्रत्यक्ष कर हैं, उन प्रत्यक्ष कर प्रणाली का संचालन करता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ठीक है, तो भारत में कुल जितने भी प्रत्यक्ष कर हैं, सबके लिए नीति निर्माण, सबकी नीतियों का संचालन सब केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के बारे में जानकारी आपके नोट्स में उपलब्ध है, अच्छे से उपलब्ध है, तो इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा रट्टे मारने वाली चीजें ही हैं। परंतु यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के 6 सदस्य हैं। ठीक है, और 1 अध्यक्ष होगा। ठीक है, और ये जो 6 सदस्य 1 अध्यक्ष है, ये वही लोग होते हैं जो यूपीएससी का पेपर निकाल के आईआरएस अफसर बन जाते हैं। ठीक है, भारतीय राजस्व सेवाएं। ठीक है, तो आईआरएस अफसरों जो बाद में 50 जिनके जो सर्विसेज की अवधि होती है लंबी हो जाती है, वह जब सीनियर बन जाते हैं तो उनको केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का मेंबर या सदस्य चुन लिया जाता है ना। तो ये आईआरएस अफसर जितने भी होते हैं वही बनते हैं सदस्य और अध्यक्ष बनते हैं। खैर, इस बोर्ड का एक ही कार्य है कि भारत में जो प्रत्यक्ष कर प्रणाली है उसका संचालन विधि पूर्वक हो, नीति पूर्वक हो। ठीक है, तो ये उच्च स्तरीय बोर्ड है, सर्वोच्च बोर्ड है जो प्रत्यक्ष कर प्रणाली को देखेगा। ठीक है, बाकी इससे संबंधित अन्य जो जानकारी आपके नोट्स में उपलब्ध है। ठीक है, चलिए अब देखिए, भारत में जो भी प्रत्यक्ष कर हैं, भारत सरकार ये मानती है कि देखिए, प्रत्यक्ष कर प्रणाली जो भारत की है ना, उसमें सुशासन हो। ठीक है, हम चाहते हैं कि जितने भी कर विभाग हैं वह नागरिकों को तंग ना करें। नागरिक जो हैं अपने कर की जो उनकी देयताएं हैं वह जरूर पूरी करें, अच्छे से पूरी करें, कर चोरी नहीं होनी चाहिए। परंतु कर विभाग पे भी ये इल्जाम लगाया जा सकता है कि वे लोगों को तंग करते हैं और जो ईमानदार लोग होते हैं उन्हें भी तंग करते हैं। ठीक है, तो एक तो भारत सरकार में एक बोला जाता है कि टैक्स टेररिज्म, ठीक है, कि कर को लेके आतंकवाद है एक तरह से। ठीक है, कर आतंक बहुत ज्यादा है कि जितने भी कर विभाग के लोग हैं लोगों को तंग करते हैं। ठीक है, तो एक तो इस चीज को ठीक करना, और दूसरा कि जितने भी कर विभाग हैं ये अच्छे से काम करें। ठीक है, ये प्रभावी हो ज्यादा, है ना। इसी अगर ये ज्यादा प्रभावी होंगे, यहां पे जितने भी कर विभाग हैं यहां पे सुशासन होगा। यदि सुशासन होगा, ज्यादा प्रभावी होंगे, तो भारत सरकार के पास कर राजस्व भी बढ़ेगा और लोग कम तंग भी होंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक सुधार लेके आई थी भारत सरकार, जिसका नाम है पारदर्शी कराधान ईमानदारों का सम्मान। तो इस पूरे सुधार का नाम यह था, पारदर्शी कराधान ईमानदारों का सुधार। इस सुधार के तहत 3 स्कीम्स को लॉन्च किया गया। 3 स्कीम्स इस सुधार के अंतर्गत काम करती हैं, जिससे भारत में
प्रत्यक्ष कर प्रणाली का संचालन सुशासित रूप से हो। ठीक है, तो यह जो सुधार है इसके अंतर्गत 3 स्कीम है। वह 3 स्कीमें मैं आपको बता देता हूं। पहली स्कीम का नाम है पहचान रहित असेसमेंट या आंकलन। ठीक है, तो पहचान रहित असेसमेंट मतलब जब भी आप आयकर देते हैं तो आपने जो आयकर रिटर्न भरी है उसकी असेसमेंट, उसका आंकलन होता है। ठीक है, अब वह पहचान रहित हो यानी कि ऑनलाइन हो। ठीक है, यह एक स्कीम है। दूसरा पहचान रहित अपील स्कीम है। यदि आप आयकर विभाग के किसी सदस्य या आयकर विभाग के किसी कर्मचारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उसके निर्णय के खिलाफ अपील कर सकते हैं और वह अपील ऑनलाइन होगी, पहचान रहित होगी। पहचान जब होती है ना तो आयकर विभाग के लोग आप वो देख ले कि मान लो आयकर विभाग का कोई कर्मचारी है, उसने देख लिया कि इस इंसान ने मेरे खिलाफ अपील डाली हुई है, तो वो आपकी शक्ल पहचान लेगा और आपको बाद में तंग करेगा, है ना। तो इसीलिए पहचान रहित अपील हो, ऑनलाइन अपील हो, शक्ल दिखाने की जरूरत ही ना पड़े, आपकी जो आइडेंटिटी है उसे गोपनीय रखा जाए। तो यह इससे क्या होगा कि ये जो इल्जाम लगता है, आरोप लगता है कर विभाग के कर्मचारियों पे, आयकर विभाग के कर्मचारियों पे खासकर, कि आप कर आतंक फैला रहे हैं, आप लोगों को तंग कर रहे हैं, वह खत्म हो जाए। जब आप पहचान रहित असेसमेंट करोगे, पहचान रहित अपील करोगे, तो जो भी कर्मचारी हैं उनके पास कोई साधन ही नहीं रह जाएगा लोगों को तंग करने का। उन्हें पता ही नहीं कौन लोग अपील कर रहे हैं, कौन लोग असेसमेंट, किसकी असेसमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है, और आखिरी है करदाता चार्टर, टैक्स पेयर चार्टर कहते हैं। करदाता चार्टर क्या होगा? देखिए, जो आयकर विभाग है उसकी जो वेबसाइट है, वहां पे जितने भी आयकर विभाग में लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, सब लिखित रूप से इस चार्टर में उपलब्ध होंगी। और जितने भी करदाता हैं उनकी जो जो जिम्मेदारियां हैं, उनके जो जो हक हैं, उनके जो जो अधिकार हैं, वह भी इस चार्टर में उपलब्ध होंगे। तो कल को यदि कोई कर्मचारी आपको तंग कर रहा है और आप इस चार्टर की तरफ देखते हैं और आपको पता चलता है कि जिस चीज पे ये मेरे को तंग कर रहा है ये तो मेरा अधिकार है, ये मेरे अधिकार से मुझे वंचित रख रहा है, तो अब आपको पता है कि ये जो कर्मचारी है ये गलत कर रहा है। अमूमन क्या होता है, कर्मचारी आपको डरा देते हैं कि देखो ये लिखा है इनकम टैक्स अपने आयकर अधिनियम में, यह लिखा है ये प्रयोजन है, तो आप इस प्रयोजन का पालन नहीं कर रहे तो आपको ये दंड मिलेगा। ऐसे आपको कुछ भी झूठ मूठ बोल के तंग कर देते हैं। अब वो कर्मचारी आपको झूठ मूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आप वेबसाइट पे जाओ आयकर विभाग की और वहां पे इस चार्टर में देख लो। और कल को आपको लगता है कोई कर्मचारी करदाता चार्टर के अनुसार अपनी जिम्मेदारी की पूर्ति नहीं कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हो, शिकायत भी दर्ज करा सकते हो। ठीक है, तो एक तरह से ये जो चार्टर है ये कर प्रणाली, खासकर आयकर प्रणाली में पारदर्शिता लेके आएगा और आप शिकायत दर्ज करा सकते हो तो जवाबदेही भी लेके आएगा। और हम जानते हैं कि जो पूरा सुशासन है वह इन्हीं 2 स्तंभों पे टिका हुआ है, पारदर्शिता और जवाबदेही, है ना। तो ये जो आपकी प्रत्यक्ष कर प्रणाली है, खासकर आयकर विभाग की प्रत्यक्ष कर प्रणाली है, इसमें पारदर्शिता आ गई इस सुधार की वजह से और जवाबदेही आ गई। बस याद रहे, इस सुधार का नाम है पारदर्शी कराधान, ईमानदारों का सम्मान, यानी कि जो ईमानदार करदाता हैं उनका सम्मान किया जाए, उन्हें आतंकित न किया जाए, उन्हें तंग ना किया जाए। ठीक है, हाँ, इस सुधार के अंतर्गत 3 स्कीमें हैं, वह है पहचान रहित असेसमेंट, आंकलन, पहचान रहित अपील और करदाता चार्टर। ठीक है, और इसी के साथ हमारा प्रत्यक्ष कर प्रणाली का जो विषय है, उप विषय है, वह समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली। अब देखिए, अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा आपको लगभग समझ आ गई है। जब जो वसूली है कर की और कर का बोझ 2 अलग अलग व्यक्तियों या संस्थाओं पे पड़ रहा है, तो उन करों को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण क्या हैं? एक तो हो गया वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम कहते हैं GST। ठीक है, दूसरा हो गया आपका एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज कर हो गया, एक्साइज शुल्क हो गया, है ना।
तीसरा हो गया आपका सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, और ऐसे अन्य बहुत सारे कर हैं जो अप्रत्यक्ष कर के वर्ग में आते हैं। ठीक है, परंतु 101वें संवैधानिक संशोधन के बाद भारत में ज्यादातर जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं, इक्का दुक्का को छोड़ के वह सारे अब जीएसटी के अंतर्गत आ गए हैं। ठीक है, तो जब हम अप्रत्यक्ष कर प्रणाली करते हैं तो उसमें ज्यादातर हम जीएसटी को ही करते हैं, उसके साथ साथ ये जो अन्य कर हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। परंतु जीएसटी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विषय है और इस विषय का बोध आपको अच्छे से तभी होगा जब हम औद्योगिक क्षेत्र समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो जीएसटी का विषय है, वस्तु एवं सेवा कर, यह मैं एक अलग कक्षा में आपको समझाऊंगा। ठीक है, और जीएसटी की एक अलग कक्षा आपकी लगेगी, पर याद रहे लगेगी औद्योगिक क्षेत्र की कक्षा के बाद, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र जब हम कर लेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे औद्योगिक क्षेत्र को, जिसमें ज्यादातर जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, तो जीएसटी के विषय को हम आज नहीं कर रहे हैं, हम अलग कक्षा में करेंगे और वो औद्योगिक क्षेत्र के बाद होगी। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर में हमें बस इतना ही करना है। हाँ, एक और चीज बस देखिए, भारत में तकरीबन जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं वह उनका संचालन एक और बोर्ड द्वारा होता है। हमने प्रत्यक्ष कर का संचालन देखा था, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष करों का संचालन, उसके लिए उच्च स्तरीय जो विभाग है या बोर्ड है, उसका नाम है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। ठीक है, CBIC कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटी। ठीक है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड वह उच्च स्तरीय विभाग है या उच्च स्तरीय सर्वोच्च आपका बोर्ड है जिसकी जिम्मेदारी है कि भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली अच्छे से सुचारू रूप से उसका संचालन हो। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है ये, सर्वोच्च नीति निर्माण ये संस्था है भारत में अप्रत्यक्ष कर से संबंधित। प्रत्यक्ष कर के लिए सीबीडीटी था। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अप्रत्यक्ष कर के लिए ये है, और इसका भी जो गठन है, इसकी भी जो सदस्यता है वैसी ही है। इसका भी एक अध्यक्ष है और इसके 6 सदस्य हैं। ठीक है, बस इतना ही। देखो, अप्रत्यक्ष कर को हमने करना है पर जीएसटी के द्वारा करेंगे। जीएसटी का जब हम अलग से कक्षा करेंगे तो उसमें मैं आपको जीएसटी की पूरी प्रणाली अच्छे से समझा दूंगा, और साथ साथ जो अप्रत्यक्ष कर जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है, कुछ कर आज भी जीएसटी के बाहर हैं, तो उनको भी मैं आपको समझा दूंगा। पर जीएसटी अपने आप में ही एक बड़ा विषय है, तो इसीलिए इसको अलग कक्षा में करेंगे, और ये आपको अच्छे से तभी समझ आएगा जब हम औद्योगिक क्षेत्र कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। कर प्रणाली भारत की आप लोगों को समझ आ गई है। अब देखिए, आज की कक्षा में यदि आपको कोई भी संशय है, कोई भी डाउट है, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का सदुपयोग कीजिएगा। मुझे बताइए आपको क्या समस्या आ रही है आपकी परीक्षाओं के लिए। और यदि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा या हमारे जितने भी तमाम लेक्चर चल रहे हैं आपको अच्छे लग रहे हैं, तो वो भी हमें जरूर बताइए। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।